हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश खाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और हमारे इकोनॉमिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 8। हम पढ़ रहे थे भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास का अनुभव। हम लोग आपका पढ़ रहे थे और इसी तुलनात्मक विकास अनुभव को आगे बढ़ाते हुए, साझा करते हुए हम लोगों ने क्या किया था, चीन, भारत और पाकिस्तान की जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उनको हमने देखने का प्रयास किया और उन्हीं के साथ हम चीजों में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और हमने एक एक करके बहुत सारी चीजों पर गौर किया और गौर करके अच्छे से उनको देखा और अनुभव को साझा करने का प्रयास किया। ये सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे, एक एक करके हमने देखा, एक एक करके हम लोगों ने बात। ठीक, देखिए कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया। 1991 से 56 के बीच घोषणा की गई पाकिस्तान में। 1956 से पंच योजना आपकी आई, उसको मध्यकालिक कहा। भारत का टाइम ये था, पाकिस्तान में ये था। और 93 में जो है चाइना में शुरू की गई। आप इन तीनों का अध्ययन करोगे, तीनों देशों में पंचवर्षीय योजनाओं का एक कालक्रम आपको देख। इन तीनों में पंचवर्षीय योजना को देखने के बाद एक चीज आपको कॉमन महसूस होगी कि इन तीनों देशों ने अपने विकास के क्रम को एक साथ प्रारंभ किया। लेकिन आज इन तीनों देशों को देखिए, कौन कितना कहाँ रह गया है। चाइना कहाँ निकल गया है, भारत किस जगह पहुंच गया है और आपका पाकिस्तान किस जगह रह गया। हमने देखा कि भारत में लोकतंत्र है और पाकिस्तान में सैन्य शासन है। वहीं चाइना में एक पार्टी का शासन हम यहाँ मिला और इतना हमने इसमें देखने का। आगे बढ़ के इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ से हमने विकासात्मक कार्य को छोड़ा था। कह रहे प्रीति चीन में जो तेजी से औद्योगिक समृद्धि हो रही है, इसे 1978 में लागू किया गया। 1978 में लागू किया गया और चीन में सुधार चरणों की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रारंभिक चरणों में कृषि, विदेशी व्यापार, निवेश क्षेत्रों में किए गए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र, कम्यून भूमि, ठीक, छोटे छोटे भूखंडों में बांट दी गई। इसके अलावा परिवारों में आवंटित किया गया। कम्यून कहाँ पर थी? तो कम्यून भूमि की एक प्रथा है जहाँ लोग सामूहिक रूप से खेती करते हैं और ये प्रथा कहाँ थी? चाइना में आपका प्रारंभ हुई कम्यून की। स्वामित्व के लिए वे प्राकालिक करों को देने के बाद भूमि से होने वाले समस्त आय को अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। सामान्यतः नगरीय ग्रामीण उद्यमों के निजी क्षेत्रों में उन फर्मों को उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थी। इस अवस्था में उद्यमों को जिन प्रकार से सरकार का स्वामित्व था, राज्य के उद्यम एसओएसओ के नाम से जाना जाता था, जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको ही प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। प्रारंभिक प्रक्रिया में दोहरी कीमत का निर्धारण पद्धति लागू करता है। जो दोहरी कीमत है उसमें जो पद्धति है, जो पैटर्न है, वो आपका लागू कर। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, खान और औद्योगिक इकाई से। यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर ही आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे और शेष वस्तुएं कीमत बाजार पर आपका जाएंगे। कहाँ है? कीमत बाजार। ठीक, गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची व आपका खरीदी गई वस्तु और आगतों के अनुपात में वृद्धि हुई है। विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए विदेशी आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए। ऐसा किया गया है। इन सबको आकर्षित करने के लिए जो विदेशी चीजें हैं उनको निर्धारित फैक्टर में ये सारी चीजों को लाया गया है और उसमें रखा गया है। पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं हैं। मेरा कि जो अगर आप लोग स्टडी करोगे भारत और पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधि में अपनाई गई नीति की,
तो आपको मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान में बहुत सारी समकालिक नीतियां अपनाई। पाकिस्तान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। कैसा मॉडल अपनाया गया? तो ध्यान दीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। 1950 और 1960 के दशकों के अंत तक पाकिस्तान में अनेक प्रकार के नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया और उद्योग पर आधारित आयात प्रतिस्थापन उपरोक्त नीति में उपभोग वस्तु और विनिर्माण के लिए प्राशुल्क संरक्षण, प्रतिस्पर्धा आयातों पर कर, आयात नियंत्रण करना शामिल था। हरित क्रांति में आने वाले यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेशों में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भी अंतोगत वृद्धि हुई। इसके कारण कृषि भूमि संबंधी संचार में नाट्य ढंग से परिवर्तन हुआ और 1970 के दशक में, कौन सा दशक है? 1970 का दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ। जो कैपिटल गुड्स हैं उनका क्या हुआ? नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण आपका प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण आपका प्रारंभ हो चुका। और उसके बाद पाकिस्तान में 1970 और 1980 दशक के अंत में उसकी नीतियां समय में बदल गई, जब राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा, निजी क्षेत्रों में काम किया जा रहा था। अवधि के दौरान पाकिस्तान में पश्चिमी राष्ट्र में भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य पूर्व देशों में प्रवासी से निरंतर पैसा मिलता रहा। देश से आर्थिक समृद्धि, तत्कालिक सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना शुरू किया। ये सब कारण विदेशों के लिए अनुकूल वातावरण 1988 में यह देश में हार की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो आपका शुरू हुई। प्रक्रिया प्रोसेस इन सब पर आपका बहुत इक्वली रूप से आपको जोर देना होगा और उन सब चीजों को देखना होगा कि आखिर में इनका दौर, इनका शुभारंभ कैसे हो। ये चीजों को हमको थोड़ा सा मैनेज कर देखना होगा और इनका बात करनी, ठीक है। ये हम लोग इसमें देखते चले तो किस तरीके से पाकिस्तान की नीति विकासात्मक जुड़ी, कैसा कुछ रहा। बाघा बॉर्डर पर पर्यटन स्थल, बल्कि भारत तथा पाकिस्तान तो दोनों के लिए बाघा बॉर्डर कैसे पर्यटन स्थल है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक मॉडल की जो मिश्रित स्थिति है 1950 और 60 के अंत के दशक में जो आई है, उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या आपका समानता है, कैसे उसको आप देखते हैं, ये सारी चीजों पर आपको बयां कर सकते हैं और आप इनको बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं या कैसे किस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं और क्या इनका आर्थिक प्रारूप पर असर पड़ेगा, किस तरह की ये चीजें हैं, आप इनको बड़े आसानी से गौर करके देख सकते हो। और पाकिस्तान और भारत में अपनाई गई नीतियों में किस प्रकार अंतर था या नहीं था, तो भी आप देख। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ वस्तुओं का, किन किन चीजों पर जोर दिया गया, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी परहेज देखते हुए शुरू करते हैं। चीन और पाकिस्तान की विकास नीति का संक्षेप प्रारूप का अध्ययन करें तो बाद में आप भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ संकेत की तुलना कर पाएंगे। मेरे बहुत सारे संकेत है आप जिनका आपस में कंपेयर कर पाओगे कि आखिर में हो क्यों रहा। जननांकीय संकेत, यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है। 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा व्यक्ति चीनी। हम भारत के कुछ जनसंख्या संकेत की तुलना करेंगे
भारत सॉरी पाकिस्तान जनसंख्या में बहुत कम है, और वहीं चाइना या भारत की जनसंख्या लगभग 1/3 है। कितना है? अगर आप देखोगे तो चाइना और भारत का जनसंख्या का लगभग 1/10 भाग है कि भारत और चाइना विश्व की अच्छी खासी पॉपुलेशन को रखते हैं। पूरी पॉपुलेशन का 1/10 है। कुछ देखिए 100 है, 10वां हिस्सा 10 हिस्सा जो है इन दोनों। यद्यपि इन तीनों देशों की में सबसे चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है तथा इसकी जनसंख्या घनत्व कम है। चीन राष्ट्र बहुत बड़ा है लेकिन डेंसिटी इसकी कम है, ठीक। और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र भी बड़ा है। सारणी 8.1 में दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। अरे वृद्धि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। अगर आप चाइल्ड बर्थ रेट देखोगे तो पाकिस्तान में ज्यादा है एज टू कंपेयर भारत और चाइना से, लेकिन पॉपुलेशन किस पे ज्यादा है? पॉपुलेशन चाइना और भारत में ज्यादा नहीं। क्लियर हुआ? और कह रहे हैं कि जबकि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि 1970 में के दशक में अंत में चाइना में केवल एक ही संतान की नीति लागू की थी। चाइना में एक पॉलिसी आई, वन चाइल्ड पॉलिसी 1970, कि एक ही बच्चा पैदा करे। वो नीति आ गई तो जनसंख्या डाउन चली गई। उसका यह भी कहना था कि लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात में गिरावट आई है, परंतु सारणी में आपको पता चलेगा कि 3 देशों का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में कम है। कह रहे 3 देशों का लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में कम है और पूर्वभाग्य से युक्त है। आजकल 3 देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। एक संतान एक नीति, और उसे लागू किए जाने पर परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थामने में भी प्रभावी है। अरे भैया अगर आप चाहते हैं जनसंख्या कंट्रोल हो तो वही वाली पॉलिसी लागू कर दो जो चाइना ने करी है। एक परिवार में एक बच्चा, एक पुरुष और स्त्री अगर शादी करते हैं उनके बाद वो केवल अपनी एक ही पैदा करें। नीति कौन लेके आया? अब चाइना लेके आया। चाइना ने पहले नीति लाई, फिर चाइना ने जोर किया कि भैया और बच्चे पैदा करो क्योंकि हमारे यहाँ बुढ़े ही बच्चे, जवान कोई है ही नहीं। क्लियर है? ऐसा भी बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी नीतियों में को देखने के लिए। कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध यानी कि बुजुर्ग जो बड़े लोग हैं की जनसंख्या अनुपात युवाओं की अपेक्षा में अधिक हो गया, यानी कि युवा कम और बुढ़े ज्यादा हो गए, ठीक। इसके कारण चीन ने प्रत्येक दंपत्ति को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी। अब कहने लगे भैया एक मत करो, अब 2 बच्चे पैदा नहीं हो गए क्योंकि बुढ़े ज्यादा हो गए, युवा है ही नहीं काम करने के लिए, और उन्हें भारत से मंगवानी पड़ी। चीन में प्रजनन दर बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक है। चीन में नगरीयकरण अधिक है जबकि भारत में नगरीयकरण केवल 34% है। सोचिए कितना परसेंट है? 100 में से 34% है। बाकी बचा हुआ 76% किस चीज का है? आपका ग्रामीण क्षेत्र, ठीक। अब आप भारत और पाकिस्तान के मैप को देखिए। मैं रेक्टिफाई कर देता हूं, बना देता हूं थोड़ा सा। ये हमारा पाकिस्तान है और ये हमारा भारत है, और ये हमारा इतना बड़ा क्षेत्रफल बहुत है चाइना के पास, ये भी इन्होंने कब्जा लिया है। चलिए देख लिया आपने, तो ये पाकिस्तान और भारत का नक्शा। उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। जनसांख्यिक संकेत को पढ़ रहे थे। अब आपको पता लग गया ना कहाँ पर बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे थे, कहाँ पर कम पैदा हो रहे थे, कैसी स्थिति थी, क्यों थी, इन सारी चीजों को हम लोगों ने गौर करके आपका देखा, ठीक। एक करके हम लोग बात कर रहे थे, एक करके उन सारे पहलुओं पर हमने देखने का, जानने का, इन सब चीज की कोशिश करी, ठीक। चलिए देख रहे हैं अब थोड़ा सा डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, जो विभाजन है, इसको आप देख लीजिए। यह है देश भारत, चाइना, पाकिस्तान, अनुमानित मिलियन, जनसंख्या वार्षिकी, प्रति घनत्व, ठीक है।
इन पर आप विचार कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 924 देख रहे हो, देख लिया। तो जनसंख्या अनुमानित देखिए, यानी कि पाकिस्तान में तो बहुत कम है, भारत और चाइना में तो बहुत ज्यादा है ना। आप ये नंबर देखकर आपको एक रफली आइडिया लग सकता है कि भैया जो नंबर ऑफ परसेंटेज है कहाँ पर कितना ज्यादा है। क्लियर है। जनसंख्या वार्षिक समृद्धि दर को आप देख सकते हैं कि भाई कितनी है। जनसंख्या घनत्व जो है आप उस रूप में देख सकते हैं कहाँ पर ज्यादा है, लिंगानुपात, प्रजनन दर, सारी चीजों को हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं सकल घरेलू। आपको पता है भारत अभी देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वो तीसरी भी बन जाएगा, मतलब हाँ, तीसरी बन जाएगा, पॉइंट 1 का अंतर है, नॉट अ बिग जी। लेकिन आप अगर वही यूएस और चाइना का देखोगे, आपको नंबर में बड़ा नंबर समझ आएगा। 36% कुछ ऐसा कुछ करके है, और 42 कुछ करके आपका जो है मे भी रूस है, और भारत 8 पॉइंट कुछ करके है। तो अगर आप देखो जीडीपी में, तो ये डाटा जो है अलग दिखाया गया है कि आप देखिए 1980-90 में भारत ये देखिए, चाइना यहाँ देखिए, और पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट हमसे अच्छी थी तब 1980 और 90 के दशक में। लेकिन आप अगर इस समय देखो तो 7.3 भारत की है, ठीक, और 6.8 चाइना की है, और इतनी, यानी कि हम बहुत अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ रेट के साथ। कह रहे चाइना के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, यानी कि जिसको हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, तो आज के लिए फिलहाल आपका इतना ही करेंगे। बाकी जो सेम है इसके थोड़ा आगे, कार वगैरह, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक है, तो आपको पता लगा कम्यून वगैरह क्या थे, लीफ फॉरवर्ड की स्थापना कब हुई चाइना में। ठीक है, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के कहीं नेक्स्ट लेक्चर में, तब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत